हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो है हिंदी पेडागोजी पढ़ी थी, उसमें हमने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है कि जिनसे किस तरीके से एक भाषा का शिक्षण करता है बच्चा, कौन-कौन से स्टेज में होता है और कौन-कौन सी स्टेज में रहते हुए बच्चा किस तरीके से भाषा को सीखता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। अनुबंध अर्थात कि किसी चीज़ से उसको जोड़ करके सीखना। साहचर्य मतलब कि कोई वस्तु है जैसे आपके सामने, जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा है, आप सो रहे हैं रूम में और आपकी मम्मी ने आई और आपको सुबह जगाना चाहा। तो डेली आपके क्या रूम में आके क्या किया कि आते ही पहले बल्ब जलाया और आपको आवाज़ लगाई। जग गया। तो डेली ऐसे करने पर आपको तुरंत फिर एक दिन आपके उसके साथ अनुबंध होगा और एक दिन आपकी माँ जो है सिर्फ़ बल्ब जलाएगी, आपको आवाज़ नहीं देगी, फिर भी आपकी आँखें खुल जाएगी और आप जग जाएँगे। तो इस तरीके से अनुबंध के द्वारा जो है आपको भाषा का शिक्षण होता है। इसी तरीके से अनुबंध मतलब कि इस तरीके से मूर्त चीज़ से जो है अनुबंध कराया जाता है। शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। जब बच्चा शैशव होता है, 0 से 2 वर्ष के अंदर होता है, तो बच्चा क्या करता है, कुछ संबंध बनाता है, अनुबंध करता है, वस्तु के साथ मूर्त वस्तु के साथ संबंध बना करके अधिगम करता है, भाषा का शिक्षण करता है। जैसे पानी के साथ-साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है, तो बच्चा धीरे-धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। जैसे अभी मैंने पिछली कई क्लास में जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लॉट, मकान और घर। तो प्लॉट क्या होता है, जो खाली जगह होती है, उस पे ना कोई मकान बना होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ खाली जगह होती है, उसको हम प्लॉट कहते हैं। इसके बाद मकान क्या होता है कि उस खाली जगह पे अगर हम मकान बना दें तो उसे हम मकान कहेंगे, दीवार चिन के, तो उसको हम मकान कहेंगे। और उसके बाद उस मकान में अगर परिवार के सदस्य रहने लग जाएँ, तो उसको हम फिर घर कहेंगे। तो ये तीनों शब्दों में अंतर होता है, तो बच्चे को अगर हम मूर्त रूप से सिखा दें, तो बच्चा उन शब्दों को सीख जाएगा, अर्थ भी ग्रहण कर लेगा उनका। और संबंध भी स्थापित करेगा। तो इसी तरीके से पानी के कहने के साथ-साथ कि बेटा ये पानी, बच्चे को साथ में पानी दिया जाता है, तो बच्चा उसको सीख जाएगा, शब्द को भी सीखेगा पानी को और पानी क्या होता है उस शब्द वस्तु को भी सीखेगा, ठीक है? अगला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण मतलब कि एक तरीके से नकल करना। जैसे बड़े व्यक्ति ने जो किया उसको छोटा बच्चा वैसे ही नकल करता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मेरी भांजी है, अगर हम उसको ऐसा बोल देते हैं कुछ भी, तो वो ऐसे ही कहते हैं। जैसे कि अभी हम कह घर में कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए कि कुछ भी काम करते हैं तो वो तुरंत वैसे बोल जाती है, वैसे ही नकल करती है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है और इसके अंतर्गत बालक जो अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके सीखता है और इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर रहता है। मतलब कि अब बड़े व्यक्ति का अनुकरण करेगा जो बच्चा, तो उसमें गुण दोष आएगा। जैसा समाज या परिवार के व्यक्ति जैसा बोलेंगे भाषा, वैसी ही उसकी भाषा हो जाएगी। चाहे अच्छी भाषा हो समाज की, तो वो अच्छे गुण सीखेगा और समाज की अगर दोषपूर्ण भाषा है, तो वो दोषपूर्ण भाषा को ही सीखेगा। ठीक है? अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या फिर जो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी रुचि है। कुछ उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा है या फिर बाह्य अभिप्रेरणा। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा जब तक नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को जो है करने में सक्षम नहीं हो पाता। बाह्य अभिप्रेरणा जो उसके कुछ समय के लिए एक कार्य को कर सकती है, लेकिन सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होगी। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है, हम और बेहतर कार्य करें और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। एक तो हमें अभिप्रेरणा कितनी है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो हम उस कार्य में सफल होंगे ही, एक सफल व्यक्ति बनेंगे और फिर दूसरी उस रुचि कितनी है, आप पढ़ने के लिए भी प्रेरित तो हैं, लेकिन आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। अभी मान लीजिए आपको हिंदी पेडागोजी में या फिर मैथ्स में पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आपकी रुचि पे भी डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने की मोटिवेशन तो है, लेकिन रुचि कौन से सब्जेक्ट में है, वो डिपेंड करता है। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उन्हें सदैव सीखते रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चा है, उसमें ना तो अभिप्रेरणा होती है, ना उसकी रुचि होती है। जब हम उसको विद्यालय में बैठाते हैं, तो धीरे-धीरे उसकी रुचि बनती है।
तभी तो आपने देखा होगा कि बच्चे को जब छोटा होता है शैशवावस्था में जो प्राइमरी दी जाती क्लास, प्राइमरी शिक्षा जो दी जाती है पहले से जो 5वीं तक की उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो प्राइमरी पहले से 8वीं तक की होती है, लेकिन मैं पहले से 5वीं तक की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे को जो है सारी शिक्षा एक साथ तरीके से दी जाती है। चाहे उसको हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, साइंस, सोशल साइंस, वो सब एक मैथ की हो, वो सब एक जो है इंटीग्रेटेड शिक्षा दी जाती है उनको, एकीकृत करके। क्योंकि अगर बच्चे को जिसमें भी रुचि हो, अगर हम उसको एक ही एक चीज़ पढ़ाएँगे, तो वो उसकी रुचि जागृत नहीं हो पाएगी, वो एक चीज़ से बोर हो जाएगा। इसलिए उसको कहानी भी पढ़ाते हैं, मैथ्स के पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ों में वो जिसकी रुचि जो होगी, वो फिर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और उसकी मोटिवेशन जागृत हो जाती है, ठीक है? तो ये है मोटिवेशन और इंटरेस्ट का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि हम कितनी क्रिया कर पाते हैं, हमारा शरीर कितना एक्टिव रह पाता है, कितना जल्दी हम उस कार्य को कर लेते हैं और कितना जल्दी हम उसको सीख पाते हैं। जैसे कि सिद्धांत जो है करके सीखने पर बल देता है, हम कितना एक्टिव रह पाते हैं। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है, तो उसे जल्दी और आसानी से सीख जाता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए बच्चा अगर खेल-खेल में सीख रहा है, खुद ही खुद सीख रहा है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि खुद करके सीखेगा, तो एक तरीके से उसका प्रैक्टिकल होगा। मतलब कि उसने खुद कराया है, तो उसको याद होगा कि इस तरीके से ये कार्य होगा। जैसे कि अभी आप भी सीटेट का पेपर एग्ज़ाम देने जाओ और मान लीजिए भगवान ना करे कि आपका किसी का भी फेल हो। लेकिन मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, तो मैंने भी जब पहली बार सीटेट दिया था, तो मैं भी रहा था। जबकि मैंने कोई क्लास नहीं ली थी ऑनलाइन, ना ही कुछ लिया था, सिर्फ़ अपने बेस पर पढ़ा था। फिर अगली बार मैंने देखा कि अब कहाँ पर मुझ में कमी रही है, तो लर्निंग बाय डूइंग खुद से करके सीखा और उसके बाद फिर अच्छे नंबरों से सीटेट पास हुआ 130 प्लस से। 130 थे मेरे, 131 थे नंबर। ठीक है? तो वहाँ पर जब सीटेट पास हुआ, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है कि क्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन मैंने तब भी कोई क्लास नहीं ली थी, लेकिन जो कमी थी, वो मैंने खोजी और उसके बाद में पास हुआ, ठीक है? अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। कोई भी कार्य हम जितना ज़्यादा करेंगे मतलब अभ्यास में लेंगे, जैसे कि अभी आप जो है सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे, एक तो थ्योरी को कंप्लीट करोगे, उसके बाद जितने सारे प्रैक्टिस सेट करोगे, जितने सारे आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अभ्यास की क्षमता बढ़ेगी और जो है आप पास हो जाओगे आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से, ठीक है? अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति कहती है कि अभ्यास तो करना है, लेकिन उस सीखी हुई बात को कितनी अधिक देर तक बार-बार रिपीट करेंगे हम, जितना अधिक दोहराएँगे, तो वो उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये आवृत्ति का सिद्धांत इसमें कहा गया है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। जितना अधिक हम दोहराएँगे, जैसे कि अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को अब हम कंप्लीट कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपकी थ्योरी मजबूत होगी। साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो जितना आप आवृत्ति करेंगे, जितना अधिक आप इसको दोहराएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है? अगला सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल में के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो सिर्फ़ जो है देख नहीं सकता। वो देख नहीं सकता तो सिर्फ़ सुन सकता है, तो श्रवण कर सकता है, वाचन कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन लिखने में भी देखने की ज़रूरत होती है। तो उसके 2 ही कौशल अधिक प्रभावी हुए, श्रवण और वाचन। अब वो पठन भी नहीं कर सकता और लेखन भी नहीं कर सकता। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई कि अनुपात में सीखना है सभी चीज़ों को, श्रवण हो, वाचन, पठन, लेखन, इन सभी कौशलों को जो चारों कौशल है भाषा के एलएसआरडब्ल्यू, इन सभी को जो इस क्रम में सीखना है और क्रम में सीखेंगे हम इनको, तो हमारी जो शिक्षा है, वो जो है भाषा शिक्षण जो है वो अधिक प्रभावी होगा, ठीक है? क्योंकि एक भी कौशल अगर कम रहा अनुपात, तो वो जो हमारा शिक्षण है, वो प्रभावी नहीं हुआ है, ठीक है? अब बात करते हैं हम भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, कि भाषा के कार्य क्या-क्या हैं और ये भाषा जो हमारे बोलने और सुनने में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि क्या महत्व है इसका? देखिए, पहले तो हम पढ़ते हैं भाषा के कार्य।
भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। हमारी बोलचाल की बात है, हम आम बोलचाल में भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा जो होती है हमारी, चाहे इच्छा हो, भावनाएँ हो, आवश्यकताएँ हो, जैसे कि अभी हमें आपको जो है पानी की प्यास लगी, तो आप किसी व्यक्ति से, मान लीजिए आप दूसरे से बोल दोगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कि पानी पिला दीजिए, 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो आपने भाषा का प्रयोग किया। वहीं आप मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, या आपको कोई भी किसी तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी टीचर से कभी भी जो पूछ सकते हैं। तो वो का क्या आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, या फिर कहीं भी जो है सोशल मीडिया ऐप से पूछेंगे, या फिर आप कहीं पर भी जो है कोचिंग जॉइन कर रखी है तो वहाँ पर पूछेंगे। तो आप उन सब में जो है भाषा का प्रयोग करेंगे। तो वो क्या है, भाषा का क्या महत्वपूर्ण है, एक तो अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब कि हमारे भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं इन सभी को अव्यक्त कराती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। अब कोई व्यक्ति भाषा नहीं जानेगा तो सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। जब हम बोलेंगे तो हमारा प्रेम झलकेगा भाषा में, जितनी अच्छी हम प्यारी आवाज़ बोलेंगे तो हमारा प्रेम झलकेगा, सामाजिक संबंध भी हमारा अच्छा होगा, ठीक है? भाषा जो है मानव विकास का मूल आधार है। मूल आधार मतलब कि भाषा जो है एक तो व्यक्ति का माध्यम है, सामाजिक जो संबंध स्थापित करती है। इसके अलावा मनुष्य जो अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है, तो व्यक्ति का आधार है, विकास का मूल आधार है। क्योंकि इस विचार के अभाव में, जब विचार ही नहीं होंगे हमारे पास में, तो कोई भी किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं होगी, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे फिर जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चाहे किसी भी तरीके के क्षेत्र में हो, जो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है? भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। और भाषा के अभाव में मनुष्य का विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति नहीं कर सकता, ठीक है? ज्ञान की प्राप्ति में सहायक भाषा के द्वारा ही, जैसे अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या फिर मैं कहीं से और ज्ञान प्राप्त करूँ, तो इसी तरीके से जो है सभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भाषा के द्वारा। भाषा नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अभी मुझसे, ज्ञान प्राप्त करो, मान लीजिए आप कोई बड़ा व्यक्ति आपको कहानियाँ, कविताएँ सुनाए पहले की, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कि अभी आप जो है आर्यभट्ट की, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानियाँ सुनो, तो वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की थी, किस तरीके से उन्होंने जो है एक आंदोलन में भाग लिया था, किस तरीके से उन्होंने संविधान बनाया था बी आर अम्बेडकर ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से जो है हमें शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होती है भाषा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भाषा जो है हमारी मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। अब जिस क्षेत्र की, जैसे कि अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग भाषा होती है। जैसे कि अभी तमिलनाडु क्षेत्र की तमिल हो गई, राजस्थान की राजस्थानी हो गई। तो इस तरीके से अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग भाषा है। तो हर क्षेत्र की अलग-अलग भाषा के साथ में उसकी सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुई है। तो उस भाषा से पता चलता है कि ये उस क्षेत्र का है और इसकी संस्कृति वैसी है, ठीक है? जैसे-जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे-वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ, ठीक है? भाषा विकास सुनने में भूमिका कैसे निभाता है? जैसे कि अभी आपने परिवार में कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है, तो उसका अनुकरण करता है छोटा बच्चा, और बोलने की भी कोशिश करता है। तो उस तरीके से सुनने से जो क्या करता है, छोटा बच्चा अनुकरण करता है। बच्चा अपने परिवार समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे हैं जो बड़े व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, और अनुकरण के माध्यम से उन बातों को पहले सुनता है और फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। अगर सुनेगा नहीं तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास होता है, और सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। अब मान लीजिए बच्चे को अगर हमने सुनाए नहीं, तो उस सुनने के नहीं तो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। जैसे कि अभी स्कूल होता है, बहुत से बच्चे जो इसको स्कूल बोलते हैं, ठीक है? तो अब उच्चारण के माध्यम से हम उसको सही कराएँगे, बेटा इसको स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है। तो वो क्या करेगा? उस उच्चारण को सुनेगा, श्रवण करेगा, श्रवण के माध्यम से वो उस उच्चारण को शुद्ध करेगा, ठीक है? सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। अब बच्चे जितने ज़्यादा सुनेंगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, क्योंकि नए-नए शब्द सुनेंगे भाषा से। उन नए-नए शब्दों को सुनेंगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी और विकास, भाषा विकास भी होगा उनका, ठीक है? सुनना जो है ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार-चढ़ाव को सीख जाता है। अब जैसे कि मैं एक तो आपसे कहूँ,
स्वर के उतार-चढ़ाव को। एक तो मैं आपसे क्रोध में कहूँ, "तू गधा है।" ठीक है? तो वो तो क्या हुआ, इनको दिख गया आपको कि क्रोध है। लेकिन मैं अगर वहाँ बोलूँ, "तू गधा है।" अब मैंने वहीं प्यार के तो स्वर तो चेंज कर दिया, लेकिन मेरा शब्द वही है। ठीक है? तो मैंने प्यार से बोला भी, "तू गधा है" और वहीं पे बोलूँ, "तू गधा है", तो क्रोध में हो गया। तो स्वर का उतार-चढ़ाव हो गया। तो उतार-चढ़ाव को भी बच्चा सीखता है। ठीक है? सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति के मन में क्या है, जैसे कि अभी आप आँखों का तालमेल बिठा लेते हैं हम लोग। जब तक हम सुनेंगे नहीं, सुनते हैं तो उसकी भाषा से हमें पता चलता है कि इसके मन के विचार क्या हैं, भावना क्या है उसकी। सुनना जो है अन्य कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। अब हम सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो लिख भी नहीं पाएँगे। तो एक दूसरे कौशल जो है, एक दूसरे कौशल को प्रभावित करते हैं। ये चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। ठीक है? अब भाषा विकास में जो है बोलने की भूमिका। तो बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। जब बोलेंगे नहीं तो विचार भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएँगे। बोलने से ही जो हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। पहले तो सुनेंगे और सुनने के बाद हम बोलेंगे, तो उच्चारण शुद्ध होगा। बोलने से ही जो है बच्चे में कुशलता का, भाषा का प्रभाव होता है। कुशल भाषा का मतलब कि हमारी अच्छी भाषा नहीं होती, हम धीरे-धीरे बोल रहे थे। जैसे कि अभी मैं बोलूँ, बोल कर ही बचचा कुशलता से, ऐसे छोटा बच्चा पढ़ता है। लेकिन हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बोलते जाएँगे तो फिर हम एक साथ बोल पाएँगे, जिससे बोलकर ही बच्चा कुशलता से भाषा का प्रवाह करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरीके से बच्चा कुशल भाषा को मतलब कि तीव्र गति से पढ़ सकता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और जब हम एक समाज में रहते हैं, तो बातचीत करते हैं तो सामाजिक संबंधों का भी जो है अच्छे होते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने जो है भाषा विकास में बोलने की भूमिका, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।